Hi everyone, this is Simranjeet Kaur and welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So today again I'm up with one more video and this video is on compromise, arrangement and amalgamation. I have already prepared part 1. अगर आपने part 1 नहीं देखा तो I would request you कि आप part 1 ज़रूर देखिएगा because वो broad section था, section 230 and that is very important section. अगर आपको section 230 नहीं समझ में आया तो of course आपको section 232 भी समझ नहीं आएगा because जो 230 का प्रोसीजर है वही 232 में भी बोला गया है. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखेगा. Now this video is really helpful for the ones who are preparing for competitive exams like CA, CS or CWA. The ones who are preparing for law graduation exams, for them also it is very important. So let's start. Previous class में we have already understood about section 230 जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि एक कंपनी कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट में एंटर कर सकती है विद क्रेडिटर्स और क्लास ऑफ देम, या फिर कंपनी किसी मेंबर्स के साथ भी कॉम्प्रोमाइज में एंटर कर सकती है या फिर क्लास ऑफ देम, या फिर कंपनी कैन एंटर इनटू कॉम्प्रोमाइज विद बोथ द क्रेडिटर्स एंड द मेंबर्स. फिर हम लोगों ने पढ़ा कि एनसीएलटी को एप्लीकेशन कौन देगा. कंपनी भी दे सकता है, क्रेडिटर्स भी दे सकते हैं, मेंबर्स भी दे सकते हैं, इवन लिक्विडेटर भी दे सकता है. और ये हम लोगों ने प्रोसीजर समझा कि आपको एनसीएलटी कंपनी को बोलेगा मीटिंग कंडक्ट करने के लिए, और मीटिंग के पहले नोटिस देना, इंडिविजुअल नोटिस देना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को नोटिस देना ज़रूरी है और वेबसाइट में पब्लिश करना ज़रूरी है, एडवर्टाइजमेंट देना ज़रूरी है. तो अभी ये था सेक्शन 230. नाउ विल डायरेक्टली जंप टू सेक्शन 231. 231 बोलता है पावर ऑफ ट्राइब्यूनल टू इन्फोर्स कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट. अब हेडिंग से समझने का कोशिश कीजिए. कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट हम लोग ने देख लिया सेक्शन 230 में कैसे होता है. अब पावर ऑफ द ट्राइब्यूनल टू इन्फोर्स, एक बार ऑर्डर आ गया ट्राइब्यूनल का, अब इन्फोर्स कैसे होगा वो वाला ऑर्डर देखिए. जब ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दिया सेक्शन 230 में, अब उसके पास ही राइट है ट्राइब्यूनल के पास कि वो सुपरवाइज करेगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट. कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है उसका सुपरविजन कौन करेगा? ट्राइब्यूनल. अगर ट्राइब्यूनल को लगे कि उसको मॉडिफिकेशन करना ज़रूरी है उस ऑर्डर में, तो वो मॉडिफिकेशन भी कर सकता है ताकि प्रॉपर से इम्प्लीमेंटेशन हो सके. तो इसका मतलब ऑर्डर कौन दे रहा है? ट्राइब्यूनल दे रहा है. एनसीएलटी इज द सुपर हीरो ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो. सुपरवाइज कौन कर रहा है कि कैसा चल रहा है कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट? वो भी ट्राइब्यूनल कर रहा है. अगर ट्राइब्यूनल को लगे कि इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो रहा तो वो मॉडिफिकेशन भी कर सकता है. उसके बाद द ट्राइब्यूनल इज सेटिस्फाइड दैट कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट सैंक्शन अंडर सेक्शन 230 कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड. अगर उसको कभी लगे ट्राइब्यूनल को कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता अच्छे से, तो वो वाइंडिंग अप का ऑर्डर भी पास कर सकता है. अंडर सेक्शन 273 वो वाइंडिंग अप का ऑर्डर भी पास कर सकता है. अब ये हो गया सेक्शन 231. 230 हो गया, 231 हो गया. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट सेक्शन 232. 232 के लिए भी आपको ये डायग्राम रेफर करना पड़ेगा जो मैंने अभी यहाँ पे बनाया. देखिए मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपको सेक्शन 230 समझ में आ गया तो आपको सेक्शन 232 आराम से समझ में आ जाएगा. यहाँ पे क्या है, सेक्शन 232 का हेडिंग क्या है? मर्जर एंड अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज. वो वाला पहला जो सेक्शन था 230 वो कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट की बात करता है. अरेंजमेंट मतलब मर्जर्स एंड अमेलगमेशन, अरेंजमेंट में मर्जर्स अमेलगमेशन डीमर्जर सब कुछ आता है. और कॉम्प्रोमाइज मतलब वो कॉम्प्रोमाइज की भी बात करता है प्लस मर्जर अमेलगमेशन डीमर्जर की भी बात करता है. जो सेक्शन 230 है वो ब्रॉडर सेक्शन है. जो सेक्शन 232 है वो सिर्फ एंड सिर्फ मर्जर्स एंड अमेलगमेशन की बात करता है. तो ब्रॉडर सेक्शन कौन सा हुआ? सेक्शन 230. तो 232 बोलता है कि जो प्रोसीडर आपने सेक्शन 230 में पढ़ा है वही प्रोसीडर यहाँ पे भी होगा. बस आपको यहाँ पे दो वर्ड्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, वो है ट्रांसफरर कंपनी एंड ट्रांसफरी कंपनी. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफरर कंपनी? ट्रांसफरर कंपनी का मतलब वो होता है जो कि अपना सब कुछ ट्रांसफर कर रही है. दैट इज कॉल्ड ट्रांसफरर कंपनी. जैसे अपने एसेट्स ट्रांसफर कर रही है, शेयर होल्डर्स ट्रांसफर कर रही है, लायबिलिटीज ट्रांसफर कर रही है, यहाँ तक कि लीगल प्रोसीडिंग्स भी ट्रांसफर कर रही है. सब कुछ ट्रांसफर हो रहा है ऑटोमेटिकली टू द ट्रांसफरी कंपनी. और ट्रांसफरी कंपनी कौन सी कंपनी होती है? जो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रही है, जो अल्टीमेटली सर्वाइव करेगी. दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफरी कंपनी. ठीक है, यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है. वहां पे सेक्शन 230 में हम लोगों ने पढ़ा था कि कंपनी, मेंबर्स, क्रेडिटर्स या फिर लिक्विडेटर्स एप्लीकेशन कर सकते हैं एनसीएलटी को. यहाँ पे ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी कंपनी दे विल
file an application jointly. I repeat, they will file an application jointly. To whom? To NCLT. और वहां पे हम लोगों ने फॉर्म पढ़ा था 1, 2 का 6, यहाँ पे भी सेम फॉर्म्स है NCLT 1, 2 एंड 6. अब मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बताऊंगी कि NCLT 1 कौन सा फॉर्म है, 2 कौन सा फॉर्म है, 6 कौन सा फॉर्म है. अगर आपने मेरा वीडियो 1 नहीं देखा तो आई वुड रिक्वेस्ट यू पार्ट 1 देखिए, वहां पे मैंने बताया है कि NCLT 1 किस चीज का फॉर्म है, NCLT 2 एंड NCLT 6 किसका है. ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी कंपनी में जॉइंटली एप्लीकेशन दिया है किसको, NCLT को, 1, 2 के 6 फॉर्म में, राइट. NCLT क्या करेगी, ये वाला एप्लीकेशन रिसीव, NCLT 1 जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म है, तो NCLT एप्लीकेशन फॉर्म लेकर क्या करेगी, ऑफ कोर्स बैठी तो रहेगी नहीं, वो ऑर्डर देगी कंपनी को कि आप मीटिंग कंडक्ट कीजिए. सेम जैसे हम लोगों ने सेक्शन 230 में पढ़ा था, यहाँ पे भी NCLT ऑर्डर देगी कंपनी को कि आप मीटिंग कंडक्ट कीजिए. बट याद रखें यहाँ पे, नाउ द ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी कंपनी विल कंडक्ट द मीटिंग सेपरेटली, क्योंकि यहाँ पे 2 कंपनीज इन्वॉल्व हो गई है. ठीक है, वहां पे था कंपनी कॉम्प्रोमाइज में एंटर हो रही है मेंबर्स या क्रेडिटर्स के साथ, तो वहां पे कंपनी को ऑर्डर दिया जा रहा था कि आप मीटिंग कंडक्ट कीजिए, तो वहां पे एक ही कंपनी का मैटर था. यहाँ पे ट्रांसफरी कंपनी दोनों ही कंपनीज ही हैं, तो यहाँ पे अलग अलग ये लोग दोनों अपना अपना मीटिंग करेंगे. एप्लीकेशन ज्वाइंटली देंगी पर मीटिंग इन लोगों का अलग अलग होगा. ठीक है, अब मीटिंग जब कंडक्ट करनी है तो क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा. सेम जैसे नोटिस आपने वहां पे दिया सेक्शन 230 में, यहाँ पे भी नोटिस, इंडिविजुअल नोटिस सर्व होगा सबको. फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट होगा कौन से न्यूज़पेपर में, ये भी जो 230 में पढ़ा था वैसे ही. रेगुलेटरी बॉडीज को नोटिस दिया जाएगा जैसे हम लोगों ने सेक्शन 230 में पढ़ा, सेम यहाँ पे भी. मतलब सेक्शन 230 का जितना प्रोसीजियर है ना यहाँ तक वाला, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, जितना प्रोसीडियर है ये वाला, ये सारा का सारा एप्लीकेबल होगा. जितना ये सब आपने वेबसाइट, पब्लिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, सारा का सारा वही प्रोसीडियर अप्लाई होगा. रेगुलेटरी बॉडीज को नोटिस देना, उन लोगों को 1 मंथ टाइम देना रिस्पॉन्ड करने का, एवरीथिंग विल बी एप्लीकेबल सेम टू सेम सेक्शन 230 में भी. ठीक है, बस आपको ये याद रखना है, यहाँ पे ट्रांसफर और ट्रांसफरी कंपनी ज्वाइंटली एप्लीकेशन दे रहे हैं और इनकी मीटिंग अलग से होगी. ट्रांसफर कंपनी अपनी अलग मीटिंग करेगा, ट्रांसफरी अपनी अलग मीटिंग करेगा. अब सपोज ये सेक्शन बोलते हैं कि अगर NCLT का जो ऑर्डर है वो फेवर में आ गया, NCLT अप्रूव कर देती है अगर अमलगमेशन, तो उस ऑर्डर में क्या क्या लिखा होगा, ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन 232 में. यहाँ NCLT ऑर्डर में ये लिखा होगा कि जितने एसेट्स एंड लायबिलिटीज है ट्रांसफरर कंपनी के, क्योंकि ट्रांसफरर कंपनी तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, कौन सी कंपनी एग्जिस्ट करेगी, ट्रांसफरी कंपनी, क्योंकि ट्रांसफर कंपनी तो आपको सब कुछ दे रही है ना, अपना सब कुछ ट्रांसफरी कंपनी को दे रही है, तो वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी. तो ऑर्डर में ये लिखा होगा कि जितने असेट्स है, जितने लायबिलिटीज है ऑफ ट्रांसफरर कंपनी विल बी दैट ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी. इशू ऑफ शेयर्स बाय ट्रांसफरी कंपनी, इसका मतलब क्या हुआ, अब ट्रांसफरर कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो ऑटोमेटिकली किसके अब शेयर होल्डर्स बन जाएंगे, ट्रांसफरी कंपनी के. हम लोग वो प्रोसेस समझेंगे, उन लोग को एग्जिट अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, वो हम लोग बाद में समझेंगे कैसे क्या होगा. बट अभी आप ये समझिए कि जितने शेयर होल्डर्स ने हाँ कर दिया, जितने शेयर होल्डर्स अग्री करते हैं कि ठीक है अब हम लोग ट्रांसफरी कंपनी के शेयर होल्डर्स बनने के लिए तैयार हैं, अगर ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर्स ने ये बोल दिया कि हम लोग ट्रांसफरी कंपनी के शेयर होल्डर्स बनने के लिए तैयार हैं, तो उनको शेयर्स कौन इशू करेगा, ऑफ कोर्स इशू ऑफ शेयर्स बाय द ट्रांसफरी कंपनी होगा, क्योंकि ट्रांसफरी कंपनी तो एग्जिस्ट कर रही है. और अगर वो शेयर होल्डर्स नॉन रेसिडेंट शेयर होल्डर्स हुए तो तब भी उन लोग को शेयर्स कौन इशू करेगा, ट्रांसफरी कंपनी इशू करेगा, बट सब्जेक्ट टू द कंप्लायंस ऑफ फेमा एंड RBI. उसको फेमा एंड RBI का कंप्लायंस करना, पूरा करना जरूरी पड़ेगा. ट्रांसफरी कंपनी ही इशू करेगी यहाँ पे भी शेयर्स. ठीक है, अब लीगल केसेस, जितने भी ट्रांसफरर कंपनी के लीगल केसेस है, अब वो किसके केसेस हो जाएंगे, ट्रांसफरी कंपनी के. इसका मतलब एसेट्स, लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स, लीगल केसेस सब किसके हो जाएंगे, ट्रांसफरी कंपनी के हो जाएंगे. NCLT विल पास एन ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन विदाउट वाइंडिंग अप. एक बात मुझे बोलिए, ट्रांसफरर कंपनी अब एग्जिस्ट कर रही है, ट्रांसफरर कंपनी ने अपना तो सब कुछ दे दिया ट्रांसफरी को, एसेट्स, लायबिलिटीज, लीगल केसेस, शेयर होल्डर्स, सब कुछ तो दे दिया. अब वो रह के भी क्या करेगी, तो क्या करेगा, NCLT एक ऑर्डर पास कर देगा विच इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन विदाउट वाइंडिंग अप. ऑर्डर विल बी पास्ड. ठीक है,
उसके बाद आप ये याद रखना कि जैसे अगर सपोज फॉर एग्जांपल ट्रांसफरी कंपनी ने कुछ शेयर्स लेके रखा है ट्रांसफरर कंपनी में, ट्रांसफरी कंपनी ने कुछ शेयर्स लेके रखा हुआ है ट्रांसफरर कंपनी में। अब ट्रांसफरर कंपनी का तो खत्म हो गई, ट्रांसफरर कंपनी तो डिसॉल्व हो गई, तो वो ऑटोमेटिकली जो शेयर्स थे ना ट्रांसफरी के ट्रांसफरर में, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। ऑथराइज कैपिटल ऑफ ट्रांसफरर कंपनी टू मर्ज विद द ट्रांसफरी कंपनी। अब मैंने क्या बोला, कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटीज, लीगल केसेस सब तो ट्रांसफरी कंपनी को हो जाएंगे। इसका मतलब ऑथराइज कैपिटल ऑफ ट्रांसफरर विल आल्सो बी दैट ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी एंड डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स विल बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिस्ट। जितने शेयर होल्डर्स बोल रहे हैं ना कि हम लोग नहीं बनना चाहते तुम्हारे, तो उन लोगों को एग्जिट अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। ठीक है। एम्प्लॉइज, यहां तक एम्प्लॉइज ऑफ ट्रांसफर कंपनी विल बी दैट ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। इसका मतलब अभी तक जो हम लोग ने पढ़ा, एसेट्स, लायबिलिटीज, लीगल केसेस, ऑथराइज कैपिटल, शेयर होल्डर्स, मेंबर्स सब ट्रांसफरी कंपनी के हो जाएंगे। यहाँ तक कि एम्प्लॉइज भी ट्रांसफरी कंपनी के हो जाएंगे। ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि अगर ट्रांसफरर कंपनी लिस्टेड कंपनी है, तो अगर ट्रांसफरर कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है और वो अब किसकी बन गई, ट्रांसफरी कंपनी का, ट्रांसफरी कंपनी क्या है, अनलिस्टेड कंपनी है, तो क्या ट्रांसफरी ऑटोमेटिकली लिस्टेड कंपनी बन जाएगी? अगर ट्रांसफरर कंपनी लिस्टेड थी, मतलब अच्छी वाली कंपनी थी, ट्रांसफरी अनलिस्टेड थी, तो जब अब ट्रांसफरर कंपनी इस पे मिल गई है ट्रांसफरी कंपनी में, तो क्या ट्रांसफरी कंपनी ऑटोमेटिकली लिस्टेड कंपनी बन जाएगी? नहीं। अगर इसको लिस्टेड बनने के लिए ट्रांसफरी कंपनी अगर चाहती है वो लिस्टेड कंपनी बने, तो उसको तो नॉर्मल जो प्रोसीजर है वो उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। ऑटोमेटिकली वो नहीं बनती। Just because of amalgamation and merger, it does not become a listed company. Clear? So this was really important. I hope आप लोग को easy लग रहा है ये वाला पोर्शन। अच्छा, अब आपको ये याद रखना है कि NCLT जब भी ऑर्डर पास करती है ना अमेलगमेशन मर्जर का, जब भी ऑर्डर पास करती है, तो नॉर्मल क्राइटेरिया है कि वो 2 से 3 साल लग ही जाता है अमेलगमेशन को पूरा कंप्लीट होने में। पूरा कंप्लीट होने में इतना टाइम पीरियड लग ही जाता है। तो एक बार एनसीएलटी ने ऑर्डर पास कर दिया, क्या आप उसको मुंह ही नहीं दिखाओगे? नहीं। आपको कंपनीज को CAA 8 फॉर्म हमेशा फाइल करना पड़ेगा एनसीएलटी को, अपना सिचुएशन बताने के लिए कि अभी तक आप कहाँ पहुंचे, अमेलगमेशन में कहाँ पहुंचे, कितना हो गया, आप सो तो नहीं गए, आप काम कर रहे हो। आपको हमेशा एनसीएलटी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा इन CAA 8 फॉर्म। और कब इन्फॉर्म करना पड़ेगा? विद इन अ पीरियड ऑफ 210 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। टिल कब तक आपको ये CAA 8 फाइल फॉर्म करना पड़ेगा? टिल द अमेलगमेशन प्रोसेस इज कंप्लीट। मैंने क्या बोला, यूजुअली 2 से 3 साल अमेलगमेशन में लग जाते हैं, तो आपको हर साल, हर एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर के विद इन 210 डेज आपको CAA 8 फॉर्म एनसीएलटी को सबमिट करना पड़ेगा टू टॉक अबाउट द रीसेंट अपडेट्स रिगार्डिंग अमेलगमेशन। ठीक है, आपको ये बताना पड़ेगा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया 230, पिछली क्लास में पढ़ा था 231, आज हम लोगों ने पढ़ लिया, और 232 हम लोगों ने प्रोसीजर देख लिया। अब हम लोग जंप करते हैं डायरेक्टली सेक्शन 233 में, विच टॉक्स अबाउट फास्ट ट्रैक मर्जर्स। सेक्शन 233 जो कि फास्ट ट्रैक मर्जर्स के बारे में बोलता है, और बुक में आपको लैंग्वेज मिलेगा मर्जर्स एंड अमेलगमेशन ऑफ सर्टेन कंपनीज। सेक्शन 233 मर्जर्स एंड अमेलगमेशन ऑफ इन्वर्टेड कॉमर्स सर्टेन कंपनीज। ठीक है, और इसको हम लोग फास्ट ट्रैक मर्जर भी बोलते हैं। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एनसीएलटी का अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। इट इज विदाउट द अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी, इट इज विदाउट द अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी दैट यू कैन प्रोसीड विद दिस अमेलगमेशन एंड मर्जर। यहाँ पे मैंने क्या बोला, दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट मर्जर्स एंड अमेलगमेशन ऑफ इन्वर्टेड कॉमा सर्टेन कंपनीज। इसका मतलब फास्ट ट्रैक मर्जर हर कंपनी के लिए नहीं होता, बट कुछ कंपनी के लिए, कुछ कंपनीज ये प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। और वो कंपनीज कौन है? 2 और मोर स्मॉल कंपनीज। जब मर्जर हो रहा है 2 और मोर स्मॉल कंपनीज में, तब आप फास्ट ट्रैक मोड फॉलो कर सकते हैं, जहां पे अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी की जरूरत नहीं है। या फिर
होल्डिंग कंपनी मर्ज हो रही है होली ओन्ड सब्सिडरी के साथ, जहां पे होल्डिंग कंपनी मर्ज हो रही है होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी के साथ, तब भी फास्ट ट्रैक मर्जर में आप जा सकते हो जहाँ पे अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी की ज़रूरत नहीं है। अब स्कीम ऑफ मर्जर, अगर आपने मेरा पार्ट 1 देखा होगा वहाँ पे मैंने आपको बताया है स्कीम ऑफ मर्जर क्या होता है, जहाँ पे सब कुछ लिखा रहता है कि आप जब कितना प्रॉफिट होगा मर्जर से, कितना नुकसान किसको हो सकता है, कितने प्रपोर्शन में क्या होगा, एवरीथिंग इज रिटन इन द स्कीम। अब स्कीम आपको फॉर्म नंबर CAA 9 में आपको ये स्कीम ROC को सबमिट करनी पड़ेगी, ऑफिशियल लिक्विडेटर को सबमिट करनी पड़ेगी एंड पर्सन्स लाइकली टू बी इफेक्टेड उन लोगों को सबमिट करनी पड़ेगी। तो ये जो स्कीम ऑफ मर्जर है, यू नीड टू सबमिट इट टू द 2 अथॉरिटीज, ROC ऑफिशियल लिक्विडेटर एंड पर्सन्स लाइकली टू बी इफेक्टेड। अब जो हम लोग मीटिंग कंडक्ट करेंगे उस मीटिंग में क्या करेंगे, व्हाट डू यू थिंक, उस मीटिंग में क्या होना चाहिए? ऑफ कोर्स मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स का अप्रूवल लेंगे हम लोग। मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स का अगर मीटिंग कंडक्ट करेंगे, वो मीटिंग क्यों कंडक्ट करेंगे? बिकॉज हम लोग को अप्रूवल लेना है, किसके लिए? स्कीम ऑफ मर्जर के लिए अप्रूवल लेना है। तो मेंबर्स का कितना % मेंबर्स को मतलब हाँ करना चाहिए स्कीम ऑफ मर्जर के लिए? अगर वो मेंबर्स इन फेवर है स्कीम ऑफ मर्जर के लिए जिन लोगों ने एटलीस्ट 90% ऑफ द शेयर्स होल्ड करके रखे हैं, अगर 90% ऑफ द शेयर्स जिन लोगों ने होल्ड करके रखे हुए, अगर वो लोग हाँ कर देते हैं, वो लोग हम लोग के स्कीम ऑफ मर्जर के लिए फेवर में हैं, तो मर्जर एंड अमेलगमेशन ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा। कुछ एक दो क्राइटेरिया है जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो इतना जन अगर अप्रूवल दे देंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट सोच सकता है मर्जर्स एंड अमेलगमेशन को अप्रूव करने के लिए। और अगर सपोज क्रेडिटर्स हैं, तो क्रेडिटर्स की बात है तो क्रेडिटर्स का कितना अप्रूवल चाहिए? क्रेडिटर्स की मीटिंग भी कंडक्ट होगी, क्रेडिटर्स को हम लोग नोटिस देंगे मीटिंग कंडक्ट करने के पहले, और क्रेडिटर्स जिन लोगों ने 90% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डेट होल्ड करके रखा हुआ है, मेंबर्स की मीटिंग में हम लोग ने कंसेंट ले लिया मेंबर्स से जिन लोगों ने 90% ऑफ द शेयर्स होल्ड करके रखे हुए हैं। क्रेडिटर्स की मीटिंग हम लोग ने कंडक्ट की जिन लोगों ने 90% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डेट होल्ड करके रखा हुआ है। अगर वो लोग हाँ कर देते हैं स्कीम ऑफ मर्जर के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सोच सकता है आपके बारे में अप्रूवल करने के बारे में, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात, एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देना भी जरूरी है। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इन फॉर्म नंबर CAA 10 डिक्लेरेशन इज इम्पॉर्टेंट। अब जब मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स ने हाँ कर दिया है, तो within a period of 7 days of approval by the creditors and members, आपको वो स्कीम ऑफ मर्जर जो आपने अप्रूव करवाया है वो आपको 3 रेगुलेटरी अथॉरिटीज को देना पड़ेगा इन फॉर्म नंबर CAA 11। और वो रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, विच इज RD रीजनल डायरेक्टर, ROC एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर। इन लोगों को वो वाला स्कीम ऑफ मर्जर आपको देना पड़ेगा इन CAA 11 फॉर्म आफ्टर इट इज अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स एंड द क्रेडिटर्स। अब ROC एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर को जो आपने ये स्कीम दिया है, क्यों दिया है? जस्ट फॉर्मेलिटी करने के लिए दिया है क्या? नहीं, आपने इन लोगों को स्कीम इसलिए दिया है कि भैया अगर आप लोगों को कुछ कहना तो आप भी कह सकते हो। अगर इफ यू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन अपार्ट फ्रॉम द मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स ने तो अप्रूवल दे दिया, बट अगर आप सोचते हो कि मर्जर एंड अमेलगमेशन कैरी ऑन नहीं होना चाहिए तो आप अपना व्यूज दे सकते हो। अगर ROC एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर के अगर कोई ऑब्जेक्शन है, 1 मंथ में अगर उन लोगों का कोई ऑब्जेक्शन है, तो वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर देंगे। इसका मतलब ये ROC एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर देगा विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द स्कीम। अगर उन लोगों को कोई दिक्कत है इस मर्जर अमेलगमेशन से, दे आर सपोज टू इन्फॉर्म। एंड अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाइड है कि हाँ, अगर ऑब्जेक्शन नहीं आता ROC एंड लिक्विडेटर का, और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लगता है कि नहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, मर्जर अमेलगमेशन को अप्रूव कर देना चाहिए, तो CG पास कर देगा ऑर्डर ऑफ मर्जर इन फॉर्म नंबर CAA 12। तो मर्जर का ऑर्डर पास हो जाएगा बाय CG, बिकॉज यहाँ पे NCLT इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे कि नहीं ये ठीक नहीं हो रहा, अगर उसको कुछ लगे कि नहीं अमेलगमेशन मर्जर शुड नॉट बी अप्रूव्ड,
तो वो क्या करेगा, वो एनसीएलटी को बोल सकता है कि भैया जी आप ही ये मैटर टेकअप कर लीजिए अंडर सेक्शन 232। तो अगर सीजी चाहे, अगर सीजी सेटिस्फाइड है तो वो ऑर्डर ऑफ मर्जर पास कर सकता है, अगर सीजी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो सीएलटी को प्रे कर सकता है कि यू कैन टेक अप दिस केस अंडर सेक्शन 232। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट सेक्शन 233 में इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसको फास्ट ट्रैक मर्जर भी बोलते हैं। यहाँ पे एनसीएलटी का अप्रूवल नहीं पड़ता, ये खाली सर्टेन कंपनीज के बारे में बात करता है। मतलब अगर 2 और मोर स्मॉल कंपनीज है या फिर होली ओन कंपनी विद सब्सिडरी कंपनी है, तभी ये सेक्शन 233 आप फॉलो कर सकते हो। रेस्ट ऑफ द कंपनीज के लिए फास्ट ट्रैक मर्जर इज नॉट अलाउड, मतलब आपको एनसीएलटी का अप्रूवल लेना जरूरी है। तो आज हम लोग ने सेक्शन 231, 232 एंड 233 पढ़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं, विच वेन विल बी टॉकिंग अबाउट द अदर सेक्शंस, दैट इज सेक्शन 234, मर्जर एंड अमेलगमेशन ऑफ कंपनी विद फॉरेन कंपनी। यहाँ पे फॉरेन कंपनी की बात हो रही है, मतलब इंडियन कंपनी मर्ज हो रही है फॉरेन कंपनी के साथ, या फिर फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी के साथ मर्ज हो रही है, तब सेक्शन जो एप्लीकेबल है सेक्शन 234। पहले तो आप फॉरेन कंपनी का मतलब समझिए। फॉरेन कंपनी का मतलब होता है एनी कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट दैट इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया वेदर हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया और नॉट। कोई भी कंपनी अगर बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, तो उसको फॉरेन कंपनी बोला जाएगा, भले उसका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इनकॉर्पोरेटेड बाहर है तो वो फॉरेन कंपनी होगी। और इनका इंडियन कंपनी विद फॉरेन कंपनी या फॉरेन कंपनी विद इंडियन कंपनी का मर्जर कैसे होगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बाय रूल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग रूल्स बनाएगा, खुद से थोड़ी ना रूल्स बनाएगा, आफ्टर कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये रूल्स बनाएगा कि कैसे मर्जर एंड अमेलगमेशन का प्रोसीजर गवर्न होगा। ठीक है। और अगर फॉरेन कंपनी चाहती है इंडियन कंपनी के साथ मर्ज करना, या फिर इंडियन कंपनी चाहती है फॉरेन कंपनी के साथ मर्ज करना, प्रायर अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड। Prior approval of Reserve Bank of India is required. So here the important point under section 234 is that you should know the meaning of the foreign company. Second, central government will make rules after consultation with Reserve Bank of India how the mergers will be regulated. अगर foreign company Indian company के साथ merge करना चाहती है या फिर Indian company foreign company के साथ merge करना चाहती है, तो prior approval of Reserve Bank of India is required. So this is only important for section 234. अच्छा, section 235, power to acquire shares of shareholders dissenting from the scheme or contract approved by majority. Okay. सेक्शन 234 ये 235 ये बोलता है कि हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि जब ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर्स, मैंने आपको बोला ट्रांसफरर कंपनी के सेट्स, लायबिलिटीज, लीगल केसेस, शेयर होल्डर्स सब ट्रांसफरी कंपनी को चले जाते हैं। आई अगेन रिपीट, शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी भी ट्रांसफरी कंपनी को चले जाते हैं, बट वो ऑटोमेटिकली नहीं जाते। ठीक है। आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जो ट्रांसफरी कंपनी है ना, वो एक ऑफर देगी शेयर होल्डर्स को, वो शेयर होल्डर्स को एक ऑफर देगी कि आइए आप हमारे साथ मिल जाइए। ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर्स को रिक्वेस्ट करेगी कि आइए आप हम लोगों के साथ मिल जाइए, और ये ऑफर 4 मंथ्स तक वैलिड रहेगा। ये ऑफर 4 मंथ्स तक वैलिड रहेगा। अब एक बात आपको ये भी याद रखना है, ये जो सेक्शन है ये तभी ट्रिगर करेगा जब 90% ऑफ द वैल्यू ऑफ शेयर्स हाँ करते हैं। अगर 90% ऑफ द शेयर होल्डर्स अगर हाँ कर देते हैं तभी ये सेक्शन अट्रैक्ट होगा, अदरवाइज ये अट्रैक्ट होगा ही नहीं। ठीक है। अब जब ट्रांसफरी कंपनी ने ऑफर दिया शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी को, आइए आप हमारे बन जाइए, और 90% ऑफ द शेयर होल्डर्स हैव एक्सेप्टेड दैट ऑफर, खाली गिनती के 10% बाकी है जिन लोगों ने अभी तक जवाब नहीं दिया कुछ भी। ठीक है। तो उनको ट्रांसफरी कंपनी फिर से 2 मंथ्स, विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स फिर से नोटिस देगी। मतलब ये जब 4 मंथ ओवर होंगे, फिर से 2 मंथ्स के अंदर, मतलब हो सकता है कि ये 4 मंथ जैसे ही ओवर हो गए उसके 1 मंथ बाद या मैक्सिमम 2 मंथ्स के अंदर अंदर वापस एक ट्रांसफरी कंपनी उन लोगों को, ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर्स को रिक्वेस्ट करेगी कि आइए आप हमारे बन जाइए। अगर वो लोग, और अगर उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया इस नोटिस का,
और अगर उन लोगों ने कोई अपील भी फाइल नहीं किया, उन लोगों ने कोई अपील भी नहीं फाइल किया, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स ने अपील भी नहीं फाइल किया और उन लोगों ने जवाब भी नहीं दिया ट्रांसफरी कंपनी को, तो ट्रांसफरी कंपनी जबरदस्ती ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर्स को अपना बना लेगी। तो ट्रांसफरी कंपनी जबरदस्ती ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर्स को अपना बना लेगी, क्योंकि उसने तो अपना जिम्मेदारी पूरा किया ना। पहले 4 मंथ का नोटिस दिया, उन लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, फिर से जब से 4 मंथ्स ओवर हुए फिर से उसको तरस आ गया, चलो और मतलब विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स उन लोगों ने फिर से नोटिस दिया ट्रांसफरी कंपनी, और फिर उन लोगों का कोई जवाब नहीं आया और उन लोगों ने अपील भी नहीं फाइल किया, तो वो जबरदस्ती अपना बना लेगी। बट अगर उन लोगों ने सपोज ये जो नोटिस भेजा ना विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, ये नोटिस रिसीव करने के बाद विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज उन लोगों ने एनसीएलटी को अप्लाई कर दिया, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स हैव अप्लाइड टू एनसीएलटी। जैसे उन लोगों को ये विद इन द 2 मंथ्स उसने जब नोटिस भेजा ना वापस ट्रांसफरी कंपनी ने, विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स उन लोगों ने नोटिस भेजा, तो अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, जैसे आफ्टर रिसीविंग दिस 2 मंथ्स का नोटिस विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स ने एनसीएलटी को अप्लाई कर दिया, तो अगर तो ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी इन फेवर है ऑफ द डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, तब तो ट्रांसफरी कंपनी उनको अक्वायर नहीं कर सकती। अगर उनके अगेंस्ट चला गया एनसीएलटी का ऑर्डर, तब तो ट्रांसफरी कंपनी अपना बना लेगी। क्लियर? आई एम रिपीटिंग दिस सेक्शन अगेन बिकॉज दिस माइट कॉज अ कंफ्यूजन टू यू ऑल। ट्रांसफरी कंपनी ने एक प्रपोजल दिया ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर्स को कि आप हमारे बन जाइए, और ये ऑफर जो दिया ट्रांसफरी कंपनी ने ये वैलिड है फॉर 4 मंथ्स। ठीक है, अगर, और ये सेक्शन तभी ट्रिगर करेगा जब 90% ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी हैव एग्रीड टू दिस ऑफर। ठीक है, बट गिनती के 10% अभी भी बाकी है, तो 10% वाले लोगों को एक विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, जैसे ये 4 मंथ्स कंप्लीट होंगे ना, ट्रांसफरी की कंपनी के पास और 2 महीने हैं, 2 महीने के अंदर अंदर वो वापस एक नोटिस भेजेगा, वापस ट्रांसफरी कंपनी एक नोटिस भेजेगा टू द शेयर होल्डर्स कि आप हमारे बन जाइए, और शेयर होल्डर्स ने अगर जवाब नहीं दिया इस नोटिस का या फिर अपील नहीं फाइल किया, ठीक है, तो जबरदस्ती ट्रांसफरी कंपनी उन लोगों को अपना बना लेगा। बट अगर ये जो विद इन द 2 मंथ जो नोटिस दिया ना ट्रांसफरी कंपनी ने, अगर ये नोटिस रिसीव करने के बाद विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम दिस डेट दे आर फाइलिंग एन अपील टू द ट्राइब्यूनल, दे आर मेकिंग एन एप्लीकेशन टू द ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल अगर इन फेवर इन लोगों के बात करता है, शेयर होल्डर्स के फेवर में बात कर देता है, तब तो ट्रांसफरी कंपनी एक्वायर नहीं कर पाएगी, और अगर अगेंस्ट कर देता है ऑर्डर ट्राइब्यूनल, तो ट्रांसफरी कंपनी उनके शेयर्स एक्वायर कर लेगी। ठीक है, आई होप अगर आपको समझ नहीं आया तो वापस से रिपीट करके सेक्शन 235 एक बार देख लीजिएगा। ये आपको खुद से पढ़ना है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ मर्जर्स अमलगमेशन में क्यों जाती है कंपनीज। द लास्ट सेक्शन 237 बोलता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड। इसका मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो भी अमलगमेशन ऑफ सर्टेन कंपनीज करवा सकता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट is satisfied that it is necessary that the two companies should amalgamate because it is in the interest of public, तो सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू ऑर्डर इन official gadget, central government through order in official gadget can provide the amalgamation of two companies if the amalgamation is in public interest। उसी ऑर्डर में राइट्स, पावर्स, इंटरेस्ट के बारे में सब कुछ लिखा रहेगा। उसी ऑर्डर में जो ट्रांसफरर कंपनी के लीगल प्रोसीडिंग्स है ना, वो ट्रांसफरी कंपनी अब हैंडल करेगा, क्योंकि ट्रांसफरर कंपनी तो अब खत्म, ट्रांसफरर कंपनी तो ऑलरेडी ट्रांसफरी कंपनी के साथ मर्ज कर जाएगा ना, तो उसके जो लीगल केसेस है वो कौन टेकअप करेगा, तो वो कौन करेगा, ट्रांसफरी कंपनी करेगी। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर, जो ऑफिशियल गैजेट में जो ऑर्डर पास होगा उसमें ये चीज लिखा रहेगा कि द लीगल प्रोसीडिंग्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी विल बी टेकन अप बाय द ट्रांसफरी कंपनी। अब आपको एक बात और याद रखना है दैट एवरी मेंबर और क्रेडिटर, जितने भी मेंबर्स क्रेडिटर्स है ट्रांसफरर कंपनी के, वो अब मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स ट्रांसफरी कंपनी के बन जाएंगे।
और ये जो मेंबर्स एंड क्रिएटर्स है, इन लोगों का जितना इंटरेस्ट था, जितने राइट्स इंटरेस्ट थे ट्रांसफरर कंपनी में, वही राइट्स एंड इंटरेस्ट दे विल गेट इन ट्रांसफरी कंपनी ऑल्सो। बट और अगर उन लोगों को सेम राइट्स एंड इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है ट्रांसफरी कंपनी में, थोड़े कम इंटरेस्ट एंड राइट्स मिल रहे हैं ट्रांसफरी कंपनी में, तो जितने कम मिल रहे हैं उसके रिगार्डिंग उसको कंपनसेशन मिल जाएगा। और ये कंपनसेशन कौन डिसाइड करेगा? दिस विल बी डिसाइडेड बाय द अथॉरिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब। जो अथॉरिटी उस समय प्रिस्क्राइब होगी वो अथॉरिटी ही असेस करेगी कितना कंपनसेशन मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स को मिलना चाहिए, ठीक है। और ये असेसमेंट कि कितना उन लोगों को कंपनसेशन दिया गया है, ये भी ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होगा। और अगर कोई पर्सन कोई मेंबर या क्रेडिटर सेटिस्फाइड नहीं है कंपनसेशन से, तो वो विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, जब ये असेसमेंट पब्लिश होगा ना ऑफिशियल गैजेट में, जैसे ही पब्लिश होगा विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज वो अप्लाई कर सकता है ट्राइब्यूनल को। ही कैन फाइल एन अपील टू ट्राइब्यूनल दैट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द कंपनसेशन ऑर्डर दैट हैज बीन गिवन। अब एक बात याद रखिएगा, मैंने आपको क्या बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट 2 कंपनीज का मर्जर अमलगमेशन प्रोवाइड कर सकता है, बोल सकता है कि हो जाएगा मर्जर, प्रोवाइडेड दैट मर्जर इज इन पब्लिक इंटरेस्ट। बट ये ऑर्डर वो तब तक पास नहीं कर सकता जब तक एक ड्राफ्ट कॉपी कंपनीज को, ईच ऑफ द कंपनीज को ना भेजे। डायरेक्टली खुद से एक ऑर्डर बना दे कि हाँ अमेलगमेट कर जो, नहीं, आपको एक ड्राफ्ट ऑर्डर देना पड़ेगा पहले कंपनी ए को, कंपनी बी को आपको एक ड्राफ्ट ऑर्डर देना पड़ेगा कि ये मेरा ऑर्डर होने वाला है, आपको कोई सजेशंस देना है। और अगर ये कंपनीज कोई सजेशंस देते हैं तो वो इनकॉर्पोरेट करेगा सजेशंस, ठीक है, वो इनकॉर्पोरेट करेगा। उसके बाद ही कॉपीज ऑफ एवरी ऑर्डर शैल बी लेट डाउन बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो इसका मतलब डायरेक्टली वो ऑर्डर नहीं दे रहा है, वो पहले ड्राफ्ट कॉपीज भेज रहा है, उन लोगों के सजेशंस ले रहा है, फिर फाइनल ऑर्डर बन रहा है, ठीक है। So this was the part 2 of compromise and arrangement, wherein we have discussed section 231, 232, 233, 234, 235, 237। आपको भी ये सब सेक्शन पढ़ने, गिनती के और 240 तक सेक्शंस है, आपको वो एक बार देखने हैं, ठीक है। 10 ही है, 230 से 240 तक हम लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी कर लिया है, जितने 2 बाकी आप रीड कर लीजिएगा अपने आप से। So I hope you like this video. Stay tuned for more such videos. Do not forget to like, share and subscribe. Thank you so much.